जब बच्चा यादव मुझे जेल भिजवाता है, जब अजय देवगन के पास ले जाता है मोटरसाइकिल बिठा के, उसके बाद मैं जेल जाता हूँ तो मुझे ना बेल मिल जाती है। तो रास्ते में बच्चा यादव मिलता है मुझे। उसमें मैंने लंबा डायलॉग था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं सर, एक ही लाइन काफी। ठीक है भाई, तो क्या है मतलब, करते हैं। तो उन्होंने मेरा क्लोज लगा दिया प्रकाश जी ने। तो क्लोज लगा दिया तो वो डायलॉग आया, मैं आके उसके पास खड़ा हुआ और उसको देखा, और उसको देख करके बोला, वो पीछे से बोलता है कि सुंदर भैया दबा दे टेटुआ अभी। मैं साइलेंस हूँ, देखता हूँ, साइलेंट हूँ। कुत्ता का मौत मारेंगे इसको तो। एंड वहां से निकल जाता हूँ। तो ये था वो डायलॉग। हेलो दोस्तों, थैंक्स टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस ब्रॉडकास्ट। मेरा नाम मुकबिल अहमद है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड सिनेप्लेक्स। जी हाँ, योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर एंटरटेनमेंट नीड्स। और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है अपनी एक्टिंग के बल पे। Known for his subtle portrayals of characters rooted in reality, he has gained attention for his roles in mainstream cinema. आपने इन्हें लगान में जरूर देखा और सराहा है। सुधीर मिश्रा की हजारों ख्वाहिशें ऐसी में आपने इन्हें रणधीर सिंह के कैरेक्टर में देखा। उसके अलावा गंगा जल, अब तक 56, अपहरण, लक्ष्यम, सिंह इज किंग, आरक्षण और डी राठौर जैसी फिल्मों में इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और अनगिनत फिल्में हैं जिसमें इन्होंने बेहतरीन अदाकारी की है और इन्हें अनगिनत अवार्ड्स भी मिले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यशपाल शर्मा जी की। शायद ही कोई इनके नाम और चेहरे से वाकिफ न हो। हमने इन्हें अनगिनत किरदारों में देखा है। वेलकम टू द शो यशपाल जी। नमस्कार, नमस्कार। क्या बात, आपने तो इतना कुछ कह दिया, मुझे भी याद नहीं थी कई फिल्में तो। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। ये फिल्में तो ऐसी हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पे एक बहुत ही गहरा असर डाल चुकी हैं, वो कभी भूल नहीं सकते। थैंक यू। तो यशपाल जी, आप बताएं कि कैसे हैं आजकल। तो सबसे पहला सवाल लोगों से यही होता है। अब बस ऐसे ही हैं कि ये कोरोना, वो कोरोना, कहीं जाओ ना, ये खाओ ना, बहुत कुछ है ना, ना बहुत है, क्योंकि नाम ही कोरोना है। तो लेकिन बहुत कुछ ऐसा है कि करो भाई, करो ना, हटा दिया, ये करो, वो करो, लाइव करो, लोगों से मिलो, ऑनलाइन मिलो, ये बनाओ, ये करो, वो पढ़ो, वो देखो, बहुत कुछ करने को मिल रहा है। और कुछ अगर मिस हो रहा है तो कुछ बहुत कुछ पाया भी है, ऐसा नहीं है अगर पॉजिटिवली देखे तो। जी जी। तो इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या एक्टिविटीज रही आपकी? एक्टिविटीज यही रही, हमारी फिल्म है मेरी जो मैंने डायरेक्ट की थी, उसका जी जी। कुछ काम चल रहा है। उसको बार बार देख रहा हूँ कि और क्या हो सकता है, क्योंकि अभी दुल्हन घर पे ही है, मतलब मेरे हाथ में ही है फिल्म। तो कुछ करना होगा तो करेंगे। ये है, कुछ किताबें कहानियां पढ़ी हैं और कुछ फिल्में देखी हैं नेटफ्लिक्स पे, प्राइम वीडियो पे। और कुछ वेब सीरीज देखी हैं। और घर के काम किए हैं, कुछ पुलाव बनाए हैं, सब्जी बनाए हैं, कुछ बर कुत्तों को घुमाए हैं। उनके मेरे पास 3 डॉगीज हैं, छोटे छोटे। और उनको खिलाए हैं, उनको सुलाए हैं, उनके साथ प्यार बढ़ा है, परिवार के साथ प्यार बढ़ा है। परिवार से बहुत नजदीक भी आए हैं खूब, और अलग भी हो गए हैं। कई बार ऐसा लगता है चारों अपने अपने धुन में है और मोबाइल में है। कई बार लगता है कि सब एक ही जगह हैं। कई बार कैरम बोर्ड खेले हैं, कई बार लूडो खेले हैं। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग अनुभव हैं। और हरियाणवी सिनेमा का एक ग्रुप है,
हरियाणवी फिल्म एसोसिएशन बना रहे हैं हम हरियाणा में। तो तकरीबन 150 लोग वहां जुड़े हैं, जिसमें मैं पूरा दिन, ऑलमोस्ट पूरा दिन व्हाट्सएप में उसमें बातचीत में रहता हूँ, क्योंकि वो व्हाट्सएप के जरिए ही है इतने लोग, और एक हम लोग बतियाते रहते हैं, और बड़ी अच्छी प्लानिंग और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, और बहुत कुछ होने की उम्मीद है हरियाणवी सिनेमा में, और अच्छा होने की उम्मीद है, पॉजिटिव विचार है, बाकी रब रखा है। जी जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि इस लॉकडाउन ने हम सब लोगों को एक मौका दिया है टू रिकनेक्ट विथ पीपल हु रियली आर क्लोज टू आवर लाइव्स, हु रियली मैटर इन आवर लाइव्स। उनके नजदीक जाने का ये बहुत ही एक सुनहरा मौका है। तो यशपाल जी, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं। हरियाणा से दिल्ली तक का सफर, वहां से बंबई तक का सफर, काफी लंबी दूरी है, एक लंबी जर्नी है। तो उसके बारे में कुछ रोशनी डालें, हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। अरे रोशनी तो बहुत इंटरव्यूज में डाल चुका हूँ, अब फिर से क्या रोशनी डालूं। हरियाणा से बस जाती है, दिल्ली गया था, दिल्ली से एक पश्चिम एक्सप्रेस आती है, बॉम्बे आ गया था, बस। अब हवाई जहाज में आना जाना हो रहा है। अच्छा, तो आपका अच्छा है, हाँ। एनएसडी हाँ में बोलिए। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट थिएटर स्कूल है। इंडिया का नहीं, एशिया का है। जी जी। एशिया में इससे अच्छा नहीं है, द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन एशिया। तो हमारे जापान, चाइना, कोरिया, कहीं भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा है। और जो यहाँ का टैलेंट है, जहाँ का सिलेबस है, जो यहाँ पढ़ाते हैं, जो यहाँ सिखाते हैं, जो यहाँ इतना कुछ होता है। और पता नहीं, मैं तो अपने आप को अगर बोलूं तो मेरी जिंदगी का गोल्डन पीरियड मैं मानता हूँ इसको। वहीं से घरवाली भी मिल गई, तो मतलब शादी भी वही। प्रतिभा इज माय क्लासमेट, हम दोनों अच्छा। ने लव मैरिज किया है। जी जी। तो इस तरीके से बहुत कुछ और ऐसा हुआ है। एक ना बोलने वाला, एक कम बोलने वाला, एक शर्मीला, एक कॉम्प्लेक्स्ड बॉय, जो जो कभी आगे नहीं आया, जो जो अच्छे से बोल भी नहीं पाता था, बहुत ही दबी दबी जुबान ऐसे ऐसे थी उसकी, जो दाढ़ खींची हुई थी। और उस तरीके का एक बच्चा जो गांव से गया था, और उसका खुलना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ही टाइम लगा, थोड़ा आवाज को सहज होने में, शरीर को सहज होने में, मानसिक स्थिति को सहज सहज होने में। एक तो जाते ही लड़की को सिगरेट पीते देख लिया था, तो वहीं मुंडा घूम गया कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे सब पता लगा, क्योंकि हमारा ब्राह्मण फैमिली, एक गांव के फैमिली, हालांकि हम जात पात को नहीं मानते हैं बिल्कुल भी, पर फिर भी ब्राह्मण फैमिली में जो पूजा पाठ, ये वो, मेहनती, और थोड़ा सा लोअर टू लोअर लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं आप, उस तरीके का एक परिवार। और वो भी एक मोहल्ला है 20 घरों का, जिसमें बिहारी, डोगरी, हिमाचली, पंजाबी, सब जगह के लोग रहते, चपड़ासी रहते हैं, कोई स्वीपर है, कोई कुछ है, और उस तरीके के लोग। वहां पूरा बचपन बीता हुआ, और अचानक से पता लगता है कि थिएटर भी कुछ होता है भाई। एनएसडी का कोई पास आउट हमारे यहाँ आकर के, तो एनएसडी का नाम वहीं सुना था मैंने, राजीव मनचंदा से, जो हिसार के थे, पीयूष मिश्रा के बैच के हैं वो। उन्होंने हमें काफी कुछ सिखाया, प्रोफेशनलिज्म इन थिएटर। थिएटर एक विधा है, थिएटर एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है। थिएटर सिर्फ ये दो चार नाटक करना ही नहीं है। थिएटर जो एक सब्जेक्ट है, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ एक विशाल हिस्ट्री है उसकी। और उसने, थिएटर का एक अपना जर्नी है, कैसे आदि आदि मानवों के टाइम में जो थिएटर था, या फिर बाद में मिडिवल, ये धीरे धीरे जो ग्रो हुआ, जिस तरीके से आदमी की वो होती गई, उस तरीके से किस तरीके से फिर संस्कृत थिएटर आया, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार जो बताया गया है। फिर किस तरह धीरे धीरे ग्रो करके रोमन थिएटर आया, फिर कैसे शेक्सपियर उसमें वो, फिर कैसे रियलिस्टिक थिएटर आया, उसमें काफी लोग, चाहे वो हेनरिक इब्सन रहे हों, चाहे एंटन चेखव रहे हों, मैक्सिम गोर्की रहे हों, स्टानिस्लावस्की रहे हों, और भी हमारे मोहन राकेश रहे हों, हमारे प्रेमचंद रहे हों, हमारे बहुत सारे लोग, जिस जहां से क्रांतियां आई, टर्निंग पॉइंट्स आए, ये लोग हमारे बहुत बड़ी देन है इनकी। जैसे सिनेमा में
हिंदी सिनेमा में मैं जहां तक अगर बोलूं तो बैंडिट क्वीन वाज ए रिवोल्यूशनरी चेंज ऑफ सिनेमा। एक रिवोल्यूशन था वो, उसने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया, एक्टिंग के मामले में, राइटिंग के मामले में, तो वैसे ही थिएटर के मामले में। तो मुझे एनएसडी का तब पता चला कि एनएसडी ऐसा भी होता है, पर मैं एनएसडी में मेरा नहीं हुआ, 3 बार मैंने ट्राई किया था। तो मैं चंडीगढ़ इंडियन थिएटर में हो चुका था मेरा 90 में, 90 to 91। तो मैंने इंडियन थिएटर चंडीगढ़ में ही एनएसडी की भी तैयारी की थी। और सब जो तुगलक नाटक है, मोहन राकेश के आधे अधूरे हैं, और खामोश अदालत जारी है, हेनरी गिब्सन का चिड़िया, वो गुड़िया घर है, डॉल्स हाउस वगैरह, इन नाटकों की स्टडी की थी। पर इंडियन थिएटर में थोड़ी सुविधाओं की कमी थी, और दे वर नॉट सो सीरियस अबाउट प्ले एंड एवरीथिंग। चाहे हमारे टीचर हों, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि काफी टाइम के बाद हमारे बैच में प्रसन्ना जी आए थे, बीवी कारण था, आए थे म्यूजिक क्लास लेने। प्रसन्ना जी आए थे एक नाटक करने, मॉक डॉक्टर, और फिर मोहन महर्षि जी ने किया था अंधा युग, जो कि मेरे टाइम में नहीं हो पाया, फिर अगले साल हुआ। नॉट बैड बट नॉट एनफ। तो एनएसडी क्या है? एनएसडी में एक तो स्पेस बहुत कमाल है, स्पेस के अलावा अलग अलग स्पेसेस हैं, और किताबों की लाइब्रेरी है भरमार, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट भरा हुआ, प्रॉपर्टी, कुछ भी लो, कुछ भी खेलो, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो, कोई एक्सरसाइज करो, योगा क्लास है, मूवमेंट क्लास है, और आप आपस में मिलकर के नाटक कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा प्रोडक्शन कर रहा है उसमें है भाग ले रहे हैं, कोई 3rd ईयर का नाटक हो रहा है तो उसमें भाग ले रहे हैं। तो देर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक ओनली थिएटर थिएटर थिएटर, लिटरेचर लिटरेचर लिटरेचर, प्ले प्ले प्ले, ओनली एंड ओनली। वो दुनिया को भुला करके जो एक मगन हो जाना, सरेंडर करके सब कुछ एक ही चीज में गुम जाना, वो एनएसटी ने सिखाया है। आम लाइफ में भी, और नाटक में भी, और फिल्म में भी, हर जगह वो चीज काम आती है कि हाउ टू डूबना किसे कहते हैं। तो बहुत कुछ दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है, जो मैं बता रहा था कि जो अच्छे से बोल नहीं पाता था, जो अच्छे से कॉम्प्लेक्स में बात नहीं कर पाता था किसी से, अपने मन के भाव बस मन में ही रह जाते थे। वो इंग्लिश में बातें करते थे, हम इंग्लिश का हिंदी करते थे, हिंदी में सोचते थे, फिर हिंदी में जवाब सोचते थे, तब तक गाड़ी बहुत आगे निकल जाती थी साली। तो ऐसे स्लो स्लो ही रहे हमेशा। तो क्या है, अंदर बहुत बड़ा गुबार जमा होता गया। करेक्ट। तो अच्छा, और कई लोगों पे गुस्सा भी आता था। अब जब राजनीति में जो हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है, वहां जो हो रहा है, खूब गुस्सा आता है। अब उस गुस्से को हम साला पथरा तो नहीं सकते, थपड़िया तो नहीं सकते उनको, तो फिर हम क्या करेंगे भाई? हम गंगा जल में पीट देंगे किसी को, हम अपहरण में पीट देंगे किसी को, हम किसी किसी में पीट पाट करके अपनी भड़ास निकाल लेंगे। तो नाटक में खूब जम के मेहनत करेंगे 4 महीना, कुछ नहीं सोचेंगे, परिवार, मोबाइल, ये वो सब कुछ, अचानक से एक चीज में घुसने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से अपना जो गुस्सा है, एनर्जी है, हम कोशिश करते हैं कि जाए। एनएसडी ने बहुत जी कुछ दिया। जी जी। तो आपने इस चीज का बार बार जिक्र किया यशपाल जी कि आप काफी एक शर्मीले नौजवान थे, तो फिर ये ख्याल कैसे आया कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए? क्योंकि एक्टिंग तो एक बड़ा मतलब बोल्ड एक प्रोफेशन है जिसमें आपको सब लोगों के सामने आना पड़ता है। देखिए, जो कीड़ा होता है ना, वो तो कुलबुलाता ही है। वो चाहे आप बोलो चाहे ना बोलो, वो तो उसमें कोई नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं कि जो बहुत बोलता है ना, उसका बहुत कुछ बाहर निकल चुका होता है, लेकिन जो कम बोलता है ना, उसका बहुत कुछ अंदर पड़ा रहता है, जो आराम से निकलता है, और बहुत बिल्कुल। जरूरी भी है। तो ये 11वीं बात क्लास आपने में था मैं। जी जी, ये आपने बहुत ही अच्छी बात बोली। और भी काफी सारे आपने ऐसे मुद्दों पे रोशनी डाली अपने पिछले कमेंट में, जिसपे कि मैं चर्चा करना चाहूंगा। कि आपने जैसे कि ऑफ कोर्स एनएसडी का एक बहुत बड़ा रोल है इंडिया के थिएट्रिकल ट्रेडिशन में, उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन मेरी कुछ लोगों से कभी कभी बात होती है तो एक क्रिटिसिज्म एनएसडी के बारे में ये भी आती है कभी कभी कि
एनएसडी एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, एनएसडी ने तो इतने सारे रिसोर्सेज दिए जाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर कल्चरल मूवमेंट खड़ा करने में एनएसडी शायद कामयाब नहीं रही। या आप इस व्यू से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? मतलब ये कुछ लोगों ने मुझे कल्चरल मूवमेंट का मतलब, कल्चरल मूवमेंट मतलब कोई एक नई चीज एक खड़ी होती, एक नया फॉर्म ऑफ थिएटर खड़ा होता, या बहुत सारे एक मतलब थिएटर जो है लोगों की कल्चरल लाइफ का एक पार्ट बन जाता, स्कूल कॉलेजेस का पार्ट बन जाता, उस तरह से कोई चीज। देखिए थिएटर ने ओमपुरी दिए हैं, नसरुद्दीन शाह दिए हैं, बीवी कारंथ दिए हैं, थिएटर ने और बहुत लोग दिए हैं ऐसे जो अपनी अपनी दिशा में बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। और थिएटर ने मतलब एनएसडी ने, एनएसडी का मतलब ये है कि एनएसडी ने इतना इतना कुछ टैलेंट दिया है, तो वो हवा में तो नहीं आता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें इतना भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपर 3 साल की ट्रेनिंग में क्या होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी जो बातें वो पॉलिटिकल बातें हैं, बाकी जो बातें वो पॉलिटिकल बातें हैं, बाकी जो है वो दूसरी बातें हैं कि किसको कितना पैसा दिया, किसको कितनी वर्कशॉप मिली, किसको कितना ये मिला, ग्रांट मिली नहीं मिली। आई डोंट वांट टू गो इन दैट बिकॉज दैट इज नॉट माय कंसर्न। माय कंसर्न इज एनएसडी ट्रेनिंग 3 ईयर एंड रिपेटरी। इसमें ठीक काम होना चाहिए, सही काम होना चाहिए। और बाद में देखिए करप्शन कहां नहीं है, कोई भी एक जगह बता दीजिए जहां करप्शन नहीं है पैसों की, कि भाई ग्रांट अपने अपने लोगों को दे दिया, अपने अपने लोगों को दे दिया, अपने दोस्तों को दे दिया, उनसे हो सकता है पैसा खाया भी हो, नहीं खाया हो, मुझे नहीं पता, लेकिन आई डोंट वांट टू गो इन दैट बिकॉज दैट इज अगेन इज नॉट अ क्रिएटिव थिंग टू डू, टू थिंक, टू वेस्ट माई टाइम इन दैट। आई वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम कि 3 साल में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, वहां से जो एक चेंज आता है इंसान के अंदर, जो एक क्रांतिकारी बदलाव आते हैं जो इंसान की सोच के अंदर, शरीर के अंदर, आवाज के अंदर, बात के अंदर, कॉन्फिडेंस के अंदर, पर्सनैलिटी के अंदर, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और फिर एनएसडी के बाद रिपेटरी कंपनी है जहां पर वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से नाटक होते हैं। आई एम कंसर्न अबाउट दैट ऑल्सो, दैट इज माई कंसर्न कि थिएटर, हाँ थिएटर जो पास आउट हुए हैं, जो थिएटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है सही ढंग से, दैट इज माई कंसर्न, दैट्स ऑल। और दूसरी बात यह है कि 3 साल में हम शिकायत करते ही रह जाएंगे ना, तो हम सीख नहीं पाएंगे कुछ भी। प्रॉब्लम यह है कि कई बैचेस ऐसे हुए जिन्होंने स्ट्राइक की है और वो हुआ है, वो बहुत पछता रहे हैं, क्योंकि जब लेने का वक्त आता है उस वक्त हम क्रिटिसिज्म और उसमें लग जाते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि सीखना, जहां सीखना होता है ना, वहां प्यार से सब कुछ हो सकता है। और हम कुछ खुशकिस्मत हैं कि कीर्ति जैन जैसी हमारी डायरेक्टर मिली और हमारी हर बात प्यार से सुनती थी। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हर जगह होती है, आई डोंट केयर दैट, बट हमारे बैच ने और हमारे बड़े बैच ने, जिसमें जाकिर और आदिल हुसैन, जाकिर हुसैन और हरीश खन्ना और राजेश तेलंग वगैरह, बहुत सारे, सपना मुदगिल, ये हमारा बड़ा जो बैच था, अर्चना, इन लोगों का जो बैच था वो एक आइडियल बैच माना जाता है कि यहाँ से शुरुआत हुई दूसरे एनएसडी की, एक दूसरे टाइप की रैगिंग। उन्होंने जो रैगिंग की थी हम जिंदगी भर याद रखेंगे। बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही हिम्मत देने वाली, बहुत ही बूस्टअप करने वाली रैगिंग थी, क्रिएटिव रैगिंग थी। उन्होंने शुरू किया था ये चलन, जो जिसके हम भागीदार थे। और कुदरती हमारा बैच भी जो है, मुकेश तिवारी जैसे एक्टर, आशुतोष राणा जैसे एक्टर, अभिलाष पिल्लई जैसे डायरेक्टर, और विजय कुमार जैसे एक्टर, और हमारी प्रतिभा, मेरी वाइफ जो है वो, वायलेट, इतने बढ़िया बढ़िया, नम्रता, सब लोग, ऐसा एक बैच निकल के आया था जो कि अपने आप में काफी सालों बाद एक मिसाल था। तो आई एम प्राउड ऑफ दैट। तो आपने यशपाल जी एक बहुत सारी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बातें बोली। आपने बताया कि थिएटर कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस सिलसिले में थिएटर के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हुए, काफी सारे लोग, हम सब लोगों को मालूम है कि बहुत सारे लोग, नौजवान खास तौर से लड़के और लड़कियां, वो एक्टर बनना चाहते हैं, बम्बई आना चाहते हैं। तो उनके लिए आपका क्या सजेशंस और रिकमेंडेशंस होंगे? बहुत से लोग कहते हैं कि थिएटर करना एक बहुत ही जरूरी चीज है किसी भी एक्टर के लिए,
फिल्म या टीवी जैसे लाइन में जाने से पहले अपने आप तैयार करने के लिए थिएटर एक बहुत ही जरूरी चीज है। इसके बारे में आपके क्या ख्याल आते देखिए, कई लोग ऐसे भी हैं जो बिना थिएटर के बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो उनके खून में है बचपन से ही। और सबसे जरूरी जो सबसे पहला जो है, एक करने की इच्छा होना बहुत जरूरी है। पैशन, जुनून, आग, अंदर अंदर एक इच्छा करने की, कुछ अलग करने की, कुछ कुछ कमाल करने की, हैं? और वो सही दिशा में हो। नहीं तो कई लोग ऐसे बोलते हैं फाड़ के रख दूंगा, अरे जला दूंगा। ऐसे नहीं भाई, आराम से चलो। हम बोझा उठाने जा रहे हैं, बोझा उठाने गधों की तरह नहीं उठाना है, घोड़े की तरह उठाना है। सही रेस में दौड़ना है, ना कि ईंटों का बोरा लेकर के या मिट्टी का वो लाद करके जाना है। तो सही दिशा में मेहनत करना बहुत जरूरी है। थिएटर तो मस्ट है। मतलब अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं है और फिर भी कोई कर लेता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थिएटर करके जाएंगे तो वही बात है कि आपको कदमों के निशान पता होंगे कि मैं किस राह से चला हूं, वरना आपको शायद ना पता हो। अगर थिएटर करेंगे, आपको हर पल, हर नाटक की एक एक जर्नी आपकी रहेगी। आपकी थिएटर का हर डे रहेगा। आप डायरी लिखेंगे डेली, आपको पता रहेगा कि आज आज क्या हूं, कल कल क्या था, और सब आप जमीन पे रहेंगे। आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। स्पीड अलग अलग हो सकती है, कोई स्लो, कोई थोड़ा फास्ट, लेकिन वो एक फ्लो में होगा। ऐसे जंप मारते हुए नहीं जाएंगे जिसमें पता ही ना चले कि रास्ते में क्या रास्ता था। कोई आप सीढ़ी से छत पे छलांग नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे। आप कॉन्फिडेंस होगा, बेशक दुनिया का कोई भी एक्टर आ जाए सामने आपके, आप कॉन्फिडेंस होगा आपके अंदर बात करने का भी और एक्टिंग करने का भी। आप डरेंगे नहीं किसी से भी, अगर आप थिएटर किए हुए हैं तो। और आप एक लीडिंग क्वालिटी आती है आपके अंदर, लीड रोल करने की, पूरी स्क्रिप्ट को लीड करने की, फिल्म डायरेक्ट करने की, नाटक डायरेक्ट करने की, एक इनिशिएटिव लेने की। ये जो स्थितियां हैं, ये जो सारे हैं, वो आ जाती है आपके अंदर। तो ये जीवन के अंदर भी काम आता है और आपके करेक्टर के अंदर भी। और आपको करेक्टर वैसे ही मिलते हैं जैसी आपकी पर्सनैलिटी होती है, जैसे आप करेक्ट, दिखते करेक्ट। हैं। नंबर एक, जैसे आप दिखते हैं ऐसे रोल मिलेंगे। नंबर दो, जैसे आप होते हैं वैसे रोल मिलेंगे। और कई बार करेक्ट। कोई कोई डायरेक्टर होता है जो उसको तोड़ करके रख देता है और रिस्क लेता है कि नहीं यार ये करेगा ये रोल, देखते हैं। जैसे मुझे याद है, एक सौरभ शुक्ला एक एक्टर हैं, जी, बड़े मोटे बिल्कुल। से और गंजे से। हाँ, और ऑफ मैंने उनको कोर्स। पहली बार कहाँ देखा था, कैन यू बिलीव? पहली बार मैंने महारथी, कर्ण के ऊपर एक नाटक था महारथी, उसमें देखा था उनको। और उन्होंने रोल कौन सा किया था? कौन सा किया होगा तुम बताओ मुकबिल? महाभारत में हाँ, युधिष्ठिर। कृष्ण का रोल किया था। अच्छा। अब सोचिए, एक मोटा गंजा आदमी कृष्ण का रोल कर रहा है। शुरू में मुझे भी लगा कि यार ये क्या कास्टिंग कर दी है, लेकिन भाई साहब धीरे 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 मुझे बिलीव हो गया कि यही कृष्ण है और कोई कर ही नहीं सकता। तो थिएटर की ये पावर है, जो एक रिस्क ले सकता है उस तरीके से। फिल्मों में शायद होता है पर इतना नहीं हो पाता। थोड़ा सा आपको हर पीटर ब्रूक की जो महाभारत थी उसमें काफी रिस्क लिए गए थे, उसमें बहुत अच्छी कास्टिंग यहाँ से की गई थी, शरीर से नहीं, जो कि बहुत कमाल था। मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था पीटर ब्रूक की महाभारत देखना। फिल्म, नाटक भी था 9 घंटे का, वो नहीं देखा मैंने, लेकिन मैंने फिल्म देखी जो 5.5 घंटे की है। और उसकी डीवीडी भी रिलीज है अब, शायद वो 3 घंटे के आसपास, 3 साढ़े 3 घंटे की है, जो हमको मिल जाएगी मार्केट में। तो ये जो इस तरीके से रिस्क लेते हैं, ये बड़ा कमाल का है। तो इसलिए मुझे लगता है दोस्तों, और फिर दूसरा क्या है कि आप बहुत सारी बातचीत करके, डिस्कशन करके इंटेलेक्चुअल, सूडो इंटेलेक्चुअल ना बन जाएं। इसीलिए आप तीन जो तरीके बताए हैं हमारे गुरुदेव ने, मैं कई बार बोलता हूं कि नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 प्रैक्टिस, नंबर 3 प्रैक्टिस। यही तरीके हैं असली अच्छी एक्टिंग करने के, या कोई भी काम करने के, वकालत करने के, या उसके प्रैक्टिस, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। पढ़ने से तो दिमाग मजबूत होगा, लेकिन आप जब क्रिएट
जो कुछ क्रिएट करना होगा, क्रिएशन चाहिए होगा, एक्शन चाहिए होगा, तो उसमें आपको मेहनत, भीमसेन जोशी हो चाहे कोई भी हो, वो रोज रियाज करते थे। ये रियाज करना बहुत जरूरी है, वो हमारा छूट जाता है। तो भैया अपने आप के बारे में गलत फहमियां ना पालें, जाएं बॉम्बे, जरूर जाएं। और मैं तो कह रहा हूं कि अपनी जहां पैदा हुए हैं उसी को बॉम्बे बना दें। मतलब करेक्ट। वहीं करके भी आज आज लोकल आप रह करके भी ग्लोबल दुनिया भर में नाम कमा सकते हो। ये मेरे से ये मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया आजकल, सोशल मीडिया। तो बॉम्बे जाना तो अभी कोरोना बहुत है, मत आओ अभी तो खैर, और पता नहीं कब तक रहेगा। और मुझे लगता है कि दिशा सही होनी चाहिए। आप मोबाइल के अंदर भी फोटो फिल्म बना सकते हो। मैं आज भी 2 फिल्में देखा हूँ लॉकडाउन की, जो मोबाइल के अंदर बनी है और बिना किसी सुविधाओं के बनी है, 0 बजट में बनी है। बट दिमाग बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, सोच बहुत अच्छी है, इसीलिए दिशा बहुत अच्छी है और काम बहुत अच्छा है। जी, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। और एक जो बहुत ही उम्दा बात आपकी जो मुझे दिमाग में आई, वो ये कि एक थिएटर का ऑफ कोर्स इंसान के कैरेक्टर को बिल्ड करने में भी एक बहुत बड़ा योगदान, एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और आपने जैसे उन लोगों की बात की जो आते हैं बम्बई काफी सारे सपने लेकर, तो एक कहा जाता है कि बम्बई इज नॉट एन इजी प्लेस टू सर्वाइव इन। काफी लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके इनिशियल डेज कैसे रहे बम्बई में? कितना स्ट्रगल करना पड़ा? और जो स्ट्रगलिंग लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि ये रसगुल्ला है क्या जो आके खा लोगे? भाई, आप अमिताभ बच्चन के बेटे हैं क्या, या मुकेश अंबानी के बेटे हैं क्या? तो क्या हो गया, स्ट्रगल करेंगे साला, कल को कुछ बन जाएंगे तो आप छाती ठोक के बोलेंगे कि यस मैं बना हूं, मैंने ये किया, मैं पैदल चला हूं, मैं भूखा मरा हूं, मेरे को उसने निकाला धक्के दे करके, मेरे को, ये सारी बातें कहेंगे आप। अच्छी बात है ना? बिल्कुल। तो 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 इसीलिए आपका कैसा रहा? आपका इनिशियल डेज आपके बॉम्बे में कैसे रहे, फिल्म इंडस्ट्री में? मेरे तो बहुत बेकार रहे, ढाई ढाई 3 साल तो बहुत खराब है। फिर धीरे धीरे यही मैं एपिसोडिक करता रहा, आहट, सीआईडी वगैरह, क्योंकि मैं लंबा डेली सोप नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा अगर डेली सोप कर लिया तो मैं सिक्योर हो जाऊंगा, घर वर ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, और फिर मैं सोचूंगा भाड़ में जाया, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ये कर डेली सोप नहीं करूंगा अभी। जब जब अपने हाथ में होगा डेट मेरे हिसाब से, रोल मेरे हिसाब से, दिन मेरे हिसाब से, तब करूंगा डेली सोप। नो, मैंने किया, नीली छतरी वाले किया, मेरा नाम करेगी रोशन 2 ही किए, वो भी बाद में, बहुत बाद में। तो मैं बहुत धक्के खाए थे ऐसे ही। फिर मैंने, सब टरकाते रहते थे, मोबाइल तो थे नहीं हमारे पास, उस वक्त मोबाइल आए नहीं थे। थोड़े दिन बाद आ गया था एक बड़ा सा मोबाइल, और सब लोग ऐसे लेके घूमते थे, ऐसे लेके घूमते थे जैसे साला तोप का गोला हो। और अभी फेंकेंगे तो मतलब जिसके पास सर भी पड़ देखो जाएगा। बड़े बड़े मोबाइल। हाँ, बड़े मोबाइल दिखते थे, और वो फैशन बन गया था, मतलब पैसे वालों के लिए, कि मोबाइल हाथ में रखो बस। तो हम इतने इतने पेजर लेके घूमते थे साला, वो कहीं जेब में ठूस करके वो तो पेजर आया था उस वक्त। तो बड़ा टरकाते रहते थे, ऑडिशन होगा तो बुलाएंगे, ऑडिशन होगा तो बुलाएंगे। ये ऑनलाइन तो कुछ था नहीं उस वक्त, फोटो छोड़ जाओ, ये छोड़ जाओ, वो छोड़ जाओ, कुछ भी नहीं, ईमेल ईमेल का कोई चक्कर नहीं था फोटो का। तो हमने क्या किया, भाड़ में जाओ सालों। हमने पहाड़ी पे जा करके 3 स्पीचेस तैयार की, जो नाटक मैंने किए थे, रास्ते, गिरीश कर्नाड इसका, सॉरी, रास्ते नाटक है जीपी देश पांडे का। और जी। एक बड़े न खेले छोटे खेल रोबिंदास ने करवाया था उसका, और एक आइंस्टाइन मोहन महर्षि ने करवाया था। इसका 3 स्पीचेस याद किया, और स्पीच याद करके हर ऑफिस में जाते थे, और बोलते थे कि जब ऑडिशन होगा तो बुलाएंगे, ठीक है, आप फोटो छोड़ जाओ। मैंने कहा 1 मिनट, 5 मिनट कुछ बोलिएगा मत। मैं स्पीच सुनाता था, फोटो के पीछे पेजर नंबर लिखता था। मैंने कहा जरूरत हो तो बुला लेना। फिर उस ऑफिस में दोबारा कभी नहीं जाता था जब तक वो बुलाएंगे नहीं। तो ये किया था, और इसका बड़ा फायदा हुआ। इसके कई लोगों ने, सुधीर मिश्रा ने, अजय सिन्हा ने, पंकज पराशर ने, बहुत लोगों ने बुलाया इस बेस पे, और उन्होंने काम भी दिया, बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा जिनका। तो ये क्या है, बात भी सही है, आपको क्यों काम मिलेगा? क्या आप मतलब ना तो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं,
और ना ही आपको किसी ने देखा है कि ये क्या तोप है भाई। मेरे को आशीष विद्यार्थी ने बड़ा अच्छा बोला था, बड़े मेरे सीनियर हैं, उन्होंने बोला था कि यशपाल, तुम यश चोपड़ा की फिल्म क्यों नहीं कर रहे हो? और यश चोपड़ा की फिल्म कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। बोले तुम सुभाष घई की फिल्म कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। बोले तुम उसकी फिल्म कर रहे हो? कहा नहीं। उसकी फिल्म कर रहे हो? नहीं। तो बोले क्यों? बोले अरे मैं गया ही नहीं। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तुम गए ही नहीं, तुमने बताया ही नहीं, कोई कैसे जानेगा घर में बैठे कि तुम एक्टर हो। फिर मैंने ये डेली सोप वाला ये एपिसोडिक सीरियल थी, ये करना शुरू किया। और आशुतोष गोवारिकर मुझे सीआईडी में सीआईडी में मिला था। सीआईडी में ही वाज एक्टिंग एट दोज डेज। तो सीआईडी में मैं मधु का रोल कर रहा था, एक गुंडे का, लड़की का भाई था जो। तो आशुतोष ने बोला, यशपाल यू आर ब्रिलियंट एक्टर यार, but why you are doing this kind of role? This is not for you. You should do good roles. मतलब how do you know? आपने देखा? That's why I am doing. भाई कहीं तो दिखाएं, चाहे एक सीन हो, 2 सीन हो, कहीं तो दिखाएं कि हम एक्टर हैं। कैसे पता चलेगा, कैसे बताएं दुनिया को यार? तो उससे सीआईडी से, आहट से, इन चीजों से मेरे सर्कल बने और बहुत लोगों ने धीरे धीरे बुलाना शुरू किया और अच्छा काम मिलना शुरू हुआ। फिर पहली फिल्म मिली गोविंद निहलानी की, 1084 की माँ। फिर वो 1-2 सीन थे उसमें, ज्यादा लंबा रोल नहीं था, लेकिन वो इतने प्रभावित हुए थे क्योंकि मैंने उनको स्पीच सुनाई थी ऑडिशन में वो अपनी। तो गोविंद निहलानी ने फिर मुझे श्याम बेनेगल से मिलवाया, रवि केमू ने और गोविंद निहलानी ने श्याम बेनेगल से मिलवाया। श्याम बेनेगल ने मुझे एक फिल्म दी जो बहुत अच्छी बनी थी और बहुत अच्छा रोल था मेरा उसमें। फिर उसके बाद राम गोपाल वर्मा से सुधीर मिश्रा ने मिलवाया, राम गोपाल वर्मा से और इससे राहुल रवैल से। फिर वहां शूल और ये मिली अर्जुन पंडित। फिर वहां से धीरे धीरे बस काम मिलता गया। और फिर लगान मिली, लगान का भी जब एक्सपीरियंस था, लगान मिली, लगान के बाद फिर मैंने कभी किसी ऑफिस में जाके स्ट्रगल नहीं किया। करेक्ट करेक्ट। हाँ, लगान तो आपकी बहुत ही बेमिसाल और बहुत ही सराही और एक काफी एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है उसमें आपका। तो लगान से जुड़ी कुछ यादें, कोई दिलचस्प किस्सा अगर याद आता हो तो शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। कि कुछ दिलचस्प यादें अगर हो लगान से जुड़ी हुई तो शेयर करें, कोई दिलचस्प किस्सा या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में रह गई हो। कल ही जूम पे हमारी मीटिंग हुई, आमिर खान, आशुतोष गोवारिकर और पूरी लगान टीम। हम बात करें, तकरीबन 1.5 घंटा हम लोगों ने चैटिंग किया, वीडियो मतलब उसमें जूम पे। क्या बड़ा बात मजा आया, पुराने दिन याद कर रहे थे। आमिर भाई इज ए ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। और सबसे एक एक बंदे से पूछ रहे थे, आजकल तुम क्या कर रहे हो, आजकल तुम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। मैंने भी बताया कि मैंने एक फिल्म की है, डायरेक्ट और को प्रोड्यूस की है। तो एंड ही एग्रीड टू सी द फिल्म। वो फिल्म बोले मुझे दिखाओ। तो अच्छा है, अभी थोड़े दिनों में बस एक दिन किसी जा करके हम सब देखेंगे, पूरी लगान टीम। और पुराने किस्से शेयर कर रहे थे बहुत। वो एक्सट्रीम सर्दी, जब शॉट दे करके आते ही हम आग पे बैठना पड़ता था, इतना बुरा हाल था। और क्योंकि धोती पहने हुए हैं, साली बंडी पहने हुए हैं, और पूरा एयर कंडीशन लगा हुआ है पूरे बॉडी में, साला कहीं से कोई रुकने का नाम ही नहीं हवा का, इतनी ठंडी हवा थी। और गर्मी भी जब ऐसी आई तो ऐसी आई कि पूरा अप्रैल, मई, जून, पूरे 3 महीने हमने वहां गर्मी में काटे हैं। और वहां की गर्मी जो है 48-50 डिग्री तक पहुंचती है। और जो बाप, और उसके ऊपर से मैक्सिमम टाइम धूल भरी हवाएं, धूल भरी। तो बहुत कठिन समय गुजरा है। लगान जैसा, अगर किसी को, मेकिंग ऑफ लगान जरूर देखिए, पैशन ऑफ डेजर्ट करके फिल्म है, जो लगान कैसे बनी उसके ऊपर एक फिल्म बनी है। बहुत इंस्पायरिंग फिल्म है दोस्तों, किसी ने नहीं देखी है तो यूट्यूब में भी है, जरूर देखिए। और आ, मुझे लगता है कि कोई फिल्म का मैनेजमेंट या कोई फिल्म का जो पैशन है, वो उसको कैसे बनी लगान में देखना चाहिए कि कैसे है वो, किस तरीके से आशुतोष गोवारिकर और आमिर खान ने पूरी टीम को एक संभाला है और किया है। माइंड ब्लोइंग। तो लगान का किस्सा यही है कि मेरे पास पेजर था, बताया था मैंने आपको। जी।
तो पेजर पे मैसेज आया कि कॉल आमिर खान प्रोडक्शन, नीचे नंबर और लिखा क्लेमेंटीना। क्लेमेंटीना एक लड़की का नाम था, मुझे पहले तो नाम ही समझ नहीं आया ये क्या है, क्लेमेंटीना ये क्या है भाई। तो मैंने फोन किया, मैंने कहा कोई फुद्दू बना रहा है, कोई दोस्त ना वो फिरकी ले रहा है, वो पीके फिल्म में आमिर खान बोलते हैं ना, फिर कौन फिरकी ले रहा है। तो कौन, मुझे भी लगा कौन फिरकी ले रहा है, लेकिन साला फोन किया तो पता लगा मैं क्लेमेंटीना बोल रही हूँ। अच्छा ये नाम है, बोले मैं क्लेमेंटीना बोल रही हूँ, तो आप कल एक बार आमिर खान प्रोडक्शन आशुतोष ग्वारिकर मिलना चाहते हैं, लगान फिल्म बन रही है। तो लगान फिल्म काफी दिनों से बन रही थी, तो कास्टिंग चल रही थी, मुझे लगा ये फुद्दू बना रहे हैं, कास्टिंग वास्टिंग हो चुकी है, पता नहीं फुतलू फुतलू कोई रोल दे देंगे और बोलेंगे कि ये करो, और यार ये करने तो मैं नहीं आया हूँ। चलो मैं कहा मिलने में क्या बुराई है जब डायरेक्टर मिलना चाहता है। तो आशुतोष गोवारिकर, तब मुझे पता चला, उसने बताया कि सीआईडी में मिले थे हम। मैंने कहा अच्छा, अरे यार हाँ ये तो वही है। तो फिर उसने कमरा बंद किया और सबको बोला कि नो बडी विल डिस्टर्ब, और 3.5 पौने 4 घंटे उसने कहानी सुनाई फिल्म की। मैंने पहली बार जिंदगी में जाना कि स्टोरी जो फिल्म नरेशन क्या होती है असली, क्या बात, मतलब आई शुड क्लैप फॉर हिम। तो उसके बाद उसने कहानी सुनाई, और मतलब जो लाखा का रोल बताया, मैं तो मेरी आंखें फट गई। मैंने कहा यार मैं सोचा था उतलू फुतलू कोई रोल मिलेगा, ये तो साला तकरीबन मेन रोल है। मतलब आमिर खान के बाद अगर देखा जाए तो ही इज द मतलब गेम चेंजर। एब्सोल्युटली। हाँ मतलब लड़की का प्रेमी है, ये है वो है, बहुत कुछ है, और काफी उसमें वो है। तो मैं तो मतलब ऐसे होगा करूंगा भाई, मैं तो प्लीज बोलो यार कब, अंदर से लड्डू फूट रहे, ऊपर से बोल रहा हाँ यस आई विल डू, आई विल डू भाई, अंदर से लग रहा है करूंगा। और तो आशुतोष भाई बोले कि भाई ऐसे अभी फाइनल नहीं है, अभी तुम कल ऑडिशन देना पड़ेगा आमिर खान के घर पे। मैंने कहा ठीक है जी। आमिर खान के घर पे मैं गया, वहां पता लगा गौरी जो थी हीरोइन हमारी, वो और कचरा और गोली, पता नहीं 3-4 लोग थे ऑडिशन के लिए, मेरा भी उसी दिन ऑडिशन था। तो मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन दे करके बाहर निकला, और बस बैठा ही था ऑटो में स्टेशन पर, ट्रेन पकड़ने के लिए बैठा ही था कि मैसेज आ गया यू आर सेलेक्टेड। मैंने कहा सेलेक्टेड? तो पता लगा कि वो आशुतोष ने उसी वक्त वो ईमेल किया ऑडिशन, मद्रास में आमिर खान बैठे थे ए आर रहमान के साथ, तो आमिर खान ने तुरंत देख के बोला कि यस, और मुझे मैसेज आ गया और बोला कि कल आप पैसे की बात करने आ जाइए, रीना दत्ता से, आमिर खान की वाइफ है जो प्रोडक्शन संभाल प्रोड्यूसर वो है। अब साला सबसे बड़ी समस्या हम एक्टरों में ये है कि पैसा कितना ले। अब तो चलो ठीक है, अब तो हम साफ साफ बोल देते हैं, नहीं तो उस वक्त तो मतलब ऐसा था। और मन में ट्रेन में बैठे बैठे मैं ये सोच रहा था रास्ते में कि साला कुछ भी हो 1 लाख तो मांग ही लूंगा आज। अब लाख तो सोचा ही नहीं था उस वक्त ना, लाख तो सोचा ही नहीं था, मतलब 10-15 हजार मिल जाते थे, कभी 2,500 पर डे। तो बड़े भाई सारी रास्ते में सोचता है कि 1 लाख तो बोल रहा, अगर यशपाल अगर 1 लाख में मना कर दिया तो मैंने कहा 80,000 में कर लेंगे। फिर सोचा कि यार 70,000 में कर लेंगे, और साला मन ऐसा था कि 20,000 भी मिलेगा तो कर लेंगे। तो लेकिन कमाल तो ये हुआ कि जब मैं रीना दत्ता के सामने पहुंचा, तो रीना दत्ता बोली यशपाल हमारा बजट इतना नहीं दे पाएंगे, हम ना सबको 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं। मेरी आंखें फटी की फटी। मैं बोला नहीं नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता, 2 लाख तो देना पड़ेगा। तो बोले ठीक है साइन कर दो। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, चलो ये 1 सेकंड में हो क्या रहा है, ये कमाल है। मतलब क्या निकला मुंह से, क्या सोचा था, क्या आया, क्या मुंह से निकला, और वो हो गया। फिर पता लगा कि 5-7 लाख मांगता तो वो भी मिल जाते। तो अकेले, तो मतलब ये था बहुत कमाल का किस्सा। लेकिन आई नेवर रिग्रेट, क्योंकि ये मेरे बहुत ही मजेदार किस्से हैं जो गांव की इनोसेंसी को लेकर के या एक छोटे शहर की मेंटेलिटी को लेकर के। तो ये थे कुछ लगान के किस्से। यशपाल जी, एक्टिंग को लेकर आपकी क्या अप्रोच रहती है? वो मेरी अप्रोच है
तो आपको अपनी अप्रोच बनानी पड़ेगी, आपको सबकी सुननी पड़ेगी, लेकिन आप किसी और की अप्रोच को अप्लाई मत कीजिएगा कभी भी। क्रिएटिविटी फील्ड ऐसा है जहां कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं होता है। मतलब अपना नजरिया होता है हर किसी का। जैसे हमने जब ट्रेनिंग ली थी तो हमने स्टानिस्लावस्की को पढ़ा था रियलिस्टिक एक्टिंग के बारे में, जिसमें उसकी एन एक्टर प्रिपेयर, बिल्डिंग ए कैरेक्टर, क्रिएटिंग ए रोल, 3 किताबें हैं एक्टिंग की करेक्ट। जो स्टानिस्लावस्की ने लिखी हैं। और जिसमें मैक्सिम गोर्की की ऑटोबायोग्राफी भी आती है, जिसमें मेरा बचपन, मेरे विश्वविद्यालय, जीवन की राहों पर, ये 3 पार्ट हैं उसके ऑटोबायोग्राफी के। और उसमें चार्ली चैपलिन की ऑटोबायोग्राफी भी आती है। ऐसे ये एक उस पीरियड की चीजें हैं। हेनरी गिब्सन के भी नाटक हैं, मोहन राकेश के भी नाटक हैं, गिरीश कर्नाड के भी नाटक हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं, बहुत सारी ये चीजें हैं। हाँ, ये रियलिज्म हो गया। फिर एक आता है जैसे नौटंकी स्टाइल है, और जर्मनी के बर्टोल्ट ब्रेख्ट करके एक राइटर डायरेक्टर रहे हैं, जी और जी, जो बहुत बहुत कमाल फेमस का है, थिएटर मतलब करते थे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल जर्मन। तो उनका स्टाइल है जो ऐसे रूबरू सामने ऑडियंस से बातें करते हैं, और जो फोक थिएटर है। तो एक ये वाला थिएटर भी हमने सीखा है। वो रियलिज्म भी सीखा है जहां फोर्थ वॉल होती है, चौथी दीवार। 3 तरफ से तो बंद है, चौथी दीवार भी हम ऑडियंस के बीच में से मान के चलते हैं कि ऑडियंस के बीच में भी दीवार है और हम अलग दुनिया में हैं। तो ऑडियंस को उस दुनिया में आना है, तो हम ऑडियंस से ऐसे दीवार तोड़ के बात नहीं करते हैं रियलिज्म में, रियलिस्टिक प्लेज में या फिल्म में, नॉट नाटक में, कुछ भी, कोई भी चीज में। तीसरा है बॉडी थिएटर, जिसमें ग्रोटोस्की ने और बहुत सारे कुछ और लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं जानता हूं, विदेशों में भी और बहुत हमारे इंडिया में भी। इंडिया में खालिद तैयब जी हैं हमारे टीचर एक, उन्होंने बॉडी लैंग्वेज पे बहुत काम किया है, बॉडी थिएटर पर, जो ग्रोटोस्की जिसके फादर माने जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप की चीजें हैं, हमने सीखी हैं। लेकिन ना तो मैं स्टानिस्लावस्की को अपना रहा हूं, ना ब्रेख्ट को अपना रहा हूं, ना ग्रोटोस्की को अपना रहा हूं। मैंने उन तीनों से सीख करके अंदर भरा, लेकिन निकलेगा क्या मेरे अनुभव के अनुसार, मेरी जिंदगी के अनुसार निकलेगा वही जो मेरा स्टाइल होगा। तो ये सारी जो खिचड़ी है वो पक करके अब मैं अपने अंदर लूंगा, और फिर अपनी खिचड़ी जो है वो बाहर निकालूंगा कि ये मेरा स्टाइल है, मेरा जो ये है फॉर्मूला। तो इसमें ये एक कहावत है ना, एक व्हाट्सएप में भी पढ़ी होगी आपने, कि हम कुछ और बनने की अगर कोशिश करते हैं तो खुद को भी मिटा देते हैं। तो करेक्ट। कुछ किसी और को कॉपी करने की बजाय, अमिताभ बच्चन की कॉपी करने की बजाय, शाहरुख खान की कॉपी करने की बजाय, आप अपनी कॉपी कीजिए, कि जैसा काम आप कर सकते हैं वो शाहरुख खान नहीं कर सकता, कोरे कागज पे लिखवा लो। जो आपके पास क्वालिटी है वो नसीरुद्दीन शाह के पास नहीं है। तो इसका मतलब भगवान ने आपको, या जो आपके अंदर है वो ऐश्वर्या राय या कंगना रनावत के अंदर नहीं है वो क्वालिटी। तो जो आपके अंदर क्वालिटी है वो बेस्ट है, वो यूनिकनेस को हमको उसको ढूंढना चाहिए। हम क्या करते हैं, कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, वो अपना भी हम खत्म कर लेते हैं। मतलब इतने प्रभावित नहीं हो, अंधभक्त मत बनो, ज्यादा प्रभावित मत हो, थोड़ा अपना भी रखो भाई। समझ करेक्ट लो, करेक्ट। नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल। ब्लाइंड फेथ क्रिएटिविटी में कभी करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि यही रास्ता सही है। हाँ, इंस्टीट्यूशन भी क्या करते हैं, एनएसडी भी क्या करती है, इंडियन थिएटर भी क्या करता है, बीएनए भी क्या करती है, वो आपको, आपकी पेंसिल को थोड़ा शार्प करते हैं और आपको एक दिशा बताते हैं। वो किसी गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, ज्यादा से ज्यादा गधे को खच्चर बना देंगे, लेकिन घोड़ा तो घोड़ा नहीं बन पाएगा वो। तो जो जो है उसको सही दिशा दिखा सकते हैं हम लोग, बता सकते हैं, जाना तो आपको ही है। और अगर ऐसा होता तो अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन ऐसे बराबर के होते आज। तो इसीलिए आपका अपने आप आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। ये आपका अपना है, एकला चालो रे का फील्ड है ये। बिल्कुल बेशक टीम बिल्कुल। वर्क है, ये है वो है, सब कुछ है, दुनिया है, लेकिन आप आंख बंद करके अंतरात्मा में जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, वही एकला चालो रे। एक अकेले ही हैं आप इस दुनिया में, जैसे पैदा अकेले हुए थे मरोगे अकेले। ये क्रिएटिविटी का फील्ड भी, एक्टिंग का फील्ड भी, आपको अकेले ही मेहनत करनी है, उसमें
घुसना है, सहज होना है, अंतरात्मा में जाना है, सेल्फ की स्टडी करनी है, अपने आप को पहचानना है, अपने आप को एक पात्र की तरह बनाना है जिसमें कोई भी चीज आ सके, भर सके, और फिर हम उसको, ताकि अपने आप को थोड़ा चेंज कर सके। नहीं तो फिर शाहरुख खान की तरह बोलते रहोगे आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, फिर हर फिल्म में बस वही चलेगा। ऐसा नहीं करना बेटा। अच्छा, ठीक है। तो मेथड एक्टिंग के बारे में आपको क्या ख्याल मेथड एक्टिंग मैं बता चुका हूं अभी, जो मैंने स्टानिस्लावस्की बताया, स्टानिस्लावस्की का मेथड एक्टिंग ही है वो, जो है? एन एक्टर प्रिपेयर्स, फर्स्ट स्टेप है। फिर बिल्डिंग ए रोल, बिल्डिंग ए करेक्टर दूसरा रोल है, बिल्डिंग ए करेक्टर दूसरी किताब है, तीसरा है क्रिएटिंग ए रोल। तो ये जो तीन स्टेप्स हैं वो मेथड एक्टिंग के ही हैं जो स्टानिस्लावस्की ने बनाया है। और काफी हद तक कई बार नसीरुद्दीन शाह ने यूज किया है उसको, श्याम बेनेगल की फिल्मों में, स्पर्श में, बहुत सारी फिल्मों में, मतलब मंडी में, बाजार में बहुत कमाल के एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने। करेक्ट। लेकिन वो सिनेमा में, खासकर ऐसे कमर्शियल सिनेमा के फील्ड में यहाँ बहुत ज्यादा मान्य नहीं होते हैं। इसीलिए नसीर भाई को गुस्सा भी बहुत आता था मेरे ख्याल बाद में, शायद यही कारण रहा होगा कि उन्होंने इतनी मेहनत कर करके थिएटर की तरह रोल किए हैं, करेक्टर किए हैं, और पैसा नहीं मिला उनको, और पैसा उन फिल्मों में मिले जहां उन्होंने कोई मेहनत नहीं की है। तो मेरा भी यही मानना है। मैं सिंह किंग, राउडी राठौड़, ये जो बड़ी बड़ी फिल्में हैं, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है उसमें, कभी भी बिल्कुल नहीं मिलती है। मैं पता नहीं क्यों, सेटिस्फेक्शन अब तक 56 में मिलती है, गंगा जल में मिलती है, तो ये राउडी राठौड़, इसमें हमें सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिल पाएगी, कोई पता नहीं क्या गड़बड़ है। करेक्ट। अच्छा यशपाल जी, आपसे एक और बहुत बड़ा अहम सवाल है, मतलब इम्पोर्टेंट सवाल है इन द सेंस कि आपको लगता है कि बॉलीवुड में स्टीरियोटाइप करने का एक चलन है? लोग कहते हैं कि एक वर्सेटाइल एक्टर बनना जरा मुश्किल है, क्योंकि आप जैसे ही किसी किरदार में आते हैं और वो हिट हो जाता है तो लोग स्टीरियोटाइप हो जाते हैं, फिर उस मोल्ड से, उस कास्ट से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इस बारे में आपका क्या ख्याल देखिए, इमेज बोलते हैं कि इमेज में बंध जाना, तो अगर एक है? इमेज में, इमेज तोड़ने के लिए पहले बंध तो जाओ, पहले तो इमेज बना लो क्या है। अब हवा में बातें मत करो, आपको कोई जानता तक नहीं साला, तो ये मोहल्ले से बाहर फिर आप बोल रहे हो कि इमेज तोड़े कैसे। अरे तोड़े तो तभी पहले बनाओ, कोई बात नहीं, कोई बुराई नहीं, बनाओ एक बार, कुछ भी हो, एक कोई तो रोल करो। ये सब बहाने हैं कि आई डोंट वांट टू डू दैट काइंड ऑफ, आई डोंट वांट टू डू। अरे अच्छा करो, दैट्स ऑल। करेक्ट। मैं बता रहा हूँ, स्टीरियोटाइप अगर जो कोई करते हैं तो वो कौन से थे, जगदीप थे, असरानी थे, महमूद थे, ये थे अपने पुराने जो कॉमेडियन थे, खासकर ज्यादातर वो थे, आईएस जौहर थे, जॉनी वॉकर थे, वो स्टीरियोटाइप, असित सेन थे, वो स्टीरियोटाइप थे। या कुछ और भी कई नाम हो सकते हैं। स्टीरियोटाइप मतलब वो उनका स्टाइल था, वो बिकता था, वो उसी के लिए लिए जाते थे फिल्मों के अंदर, तो उसी क्वालिटी के लिए लिए जाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी अपनी क्वालिटी बना रखी थी। लेकिन आज जो रियलिस्टिक फिल्म सिनेमा ज्यादा आ गया है, बैंडिट क्वीन के बाद, सत्या के बाद, जो एक चेंज आया है, क्रांतिकारी रिवोल्यूशन आया है जो पूरा सिनेमा के अंदर धीरे धीरे, भेजा फ्राई, फिर अवेयरनेस डे, फिर मुल्क, फिर ये राजी, फिर आर्टिकल 15, थप्पड़, फिर ये छपाक वगैरह, ये फिल्में जो आई हैं जितनी भी, ये सारी एक एग्जाम्पल हैं उस मुद्दों के। और आजकल स्टार लोग भी वही करने लग गए हैं, पैडमैन, क्या था ये, है हाँ, ना, इशू इस तरीके ड्रिवन की। सिनेमा काफी होने हाँ, लगा है। हाँ, सुई धागा, छोटी छोटी चीजें लेने लग गए हैं लोग, अभी आम आम लोगों की जिंदगी से उठाने लग गए हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि बेटा कहां जी। तक भागोगे, भागोगे, एक एक लात मार के 20 लोगों को उड़ा दिया, बहुत उड़ा दिया, अब नहीं उड़ेंगे भाई। तो अच्छा उनको समझ में यशपाल आया जी। है, तो करेक्ट। स्टीरियोटाइप होना जरूरी है। एक बार कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई बुरी बात नहीं है, सिनेमा है, आप एक्ट कर रहे हो यार, डरो मत, स्टीरियोटाइप से कर लो एक बार, अगर हो सकता करने, तोड़ो फिर उसको। मजा तो तभी है ना जब कुछ इमेज में बंद जाओ, फिर तोड़ो। तो जी। लेकिन जो वर्सटाइल है, जो लंबी रेस का घोड़ा है, वो इस ये बारे में सोचेगा ही नहीं। हाँ। करेक्ट। तो यशपाल जी, आपने अपने करियर में बहुत सारे
विलेनस रोल्स बहुत सारे निभाए हैं, तो इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? मैंने निभाए इतने नहीं हैं जितनी बार आप लोगों ने गंगा जल देख लिए टीवी पे। तो क्या है कि वो दिमाग में घुसी पड़ी है, गंगा जल 10 बार हफ्ते में, एक दिन आती है, 2 बार आती है हफ्ते में। तो इतना देख चुके हो आप लोग कि आपको लगता है ये एक्टर तो विलेन ही बनता है। अरे कौन सी कितनी फिल्में देखी हैं भाई। मुंबई से आया मेरा दोस्त, अपहरण, चलो लगान में ठीक है, कुछ एक दो रोन होंगी, ज्यादा नहीं है। मेरी रावड़ी राठौड़ भी है, सिंगिज किंग हाँ, भी है, मेरी करेक्ट। नीली छतरी वाले भी एक ऐसा था जो इमेज ब्रेकिंग था। और भी बहुत कुछ है जो ये क्या नाम है इसका, चमेली है, धूप है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें काम किया है। लेकिन वो फिल्में आपने देखी नहीं क्योंकि टीवी पे रोज आती नहीं। हाँ, तो मेरे लिए रोल अच्छा होना ज्यादा मायने रखता है। कैसा भी रोल हो अच्छा होना चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। एंड मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैंने पहले फिल्म कर चुका हूँ, रोल कैसे कर चुका हूँ, उसको दोबारा रिपीट ना करूं। और अगर वैसा रोल है तो मैं उसको वैसे प्ले ना करूं। करेक्ट। अच्छा यशपाल जी, अब अगर आपके बारे में पूछा जाए तो आर यू अ डायरेक्टर्स एक्टर और डू यू हैव योर ओन इनपुट्स अबाउट हाउ टू एक्ट अ सर्टेन रोल? अगर डायरेक्टर सेंसिबल है, अच्छा है, तो डायरेक्टर से एक्टर, अदरवाइज आई एम द डायरेक्टर। हाँ, नहीं तो मैं देख लेता हूँ, थोड़े टाइम में पता चल जाता है कि ना इसके बस की बात ना है भाई, इसको फिर हम ही सुलट लेंगे, हम ही हेल्प कर देंगे, हम ही बना लेंगे, कुछ कुछ करके बातचीत करके कर लेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टर अच्छा है, जैसे श्याम बेनेगल है, प्रकाश झा है, तो फिर हमें फिर उनको मान के चलते हैं अभी कि नहीं, आशुतोष तिवारी करें तो दे विल लीड, आई एम फॉलोइंग, दैट्स। करेक्ट। अच्छा यशपाल जी, काफी लोगों का ये मानना है, मतलब लोग यहाँ पे भी कमेंट्स में ये कह रहे हैं कि क्या एनएसडी या एफटीआईआई से पढ़ लेने से बॉलीवुड में एंट्री आसान हो जाती है लोगों की? मैंने अभी तो बोला था, गधे तो गधे ही रहते हैं, उनको घोड़े नहीं बन सकते हैं। तो ये कोई ठप्पा है तो वो आपको पहुंचा देगा, एनएसडी कर ली तो मतलब आपको स्टार बना देगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। एनएसडी पास किए हुए बहुत लोग घूम रहे हैं जो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, छुटके छुटके रोल किए जा रहे हैं, कभी छोटे कभी कहीं। ऐसा नहीं होता है। वो क्वालिटी आपके अंदर आपकी पर्सनैलिटी में होती है। वो क्वालिटी एनएसडी आपको थोड़ा और निखार देगा, दिशा दे देगा, थोड़ा सा बढ़िया कर देगा, कॉन्फिडेंस दे देगा, लेकिन करना तो आप ही को है ना। तो आपके बिल्कुल। अंदर क्वालिटी होगी नहीं, टैलेंट होगा नहीं, तो फिर एनएसडी क्या आपका घंटा उखाड़ लेगा? कि आपने कहा कि आपने काफी थिएटर भी किया, काफी फिल्में की, टीवी भी बीच बीच में किया, तो आपका फेवरेट मीडियम कौन सा है और क्यों है? इसमें कहने की बात ही नहीं है। जिंदगी भर थिएटर किया है तो थिएटर इज द बेस्ट। और थिएटर से बेटर कुछ है ही नहीं, क्योंकि थिएटर आपको जिंदा रखता है, ओवरहॉलिंग करता है, आपकी सर्विसिंग करता है। मतलब जब गाड़ी जब मैली हो जाती है तो जंग लग जाता है, तो फिर थिएटर ही आपको रिन्यू करता है, एकदम कहता है चकाचक क्या गाड़ी आई है। इसीलिए हम गाँव वाँव घूम के आते हैं जब भी, और गांव के आसपास होते हैं तो अपने घर परिवार से मिल आते हैं, क्योंकि ये मोनोटोनस लाइफ हमारे तो मतलब ही नहीं। मोनोटोनस जैसे अभी लॉकडाउन में जो मोनोटोनस जिंदगी हो गई है ना, ये हमसे जी। सहन नहीं होती। इसी में हम फिर अपना वेरिएशन ढूंढ रहे हैं। अब जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो वह रोज वही बात करने, जी नमस्कार, हाँ, उसी की उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। दरअसल मैं ऐसा सोच रहा था कि जो अभिनय है, अभिनय को हम, तो मैं ऐसे बात नहीं करना चाहता मेरे भाई, मेरे से नहीं हो पाती है। तो ये जो बातचीत है, मैं उसको ओढ़ ओढ़ तो लूंगा लेकिन कर नहीं, मतलब ज्यादा देर नहीं ओढ़ पाऊंगा। तो इसीलिए मेरा मेरा अपना स्टाइल हो गया है कि मैं भैया दो टूक ऐसे सीधी हाँ, सी बात कॉलिंग अ करूंगा। स्पेड अ तो स्पेड। थिएटर इज द बेस्ट थिंग। थिएटर का कोई मुकाबला नहीं है। बल्कि मैं तो हरियाणा में तो अभी बात करने वाला हूँ कि हर स्कूल में, सरकारी स्कूलों में पहली क्लास से ही थिएटर एक सब्जेक्ट रखना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर शुरुआत से ही टीम वर्क और एक दूसरे की केयर और इमेजिनेशन पावर, लीडरशिप क्वालिटी और कॉन्फिडेंस, ये सारा थिएटर देता है, थिएटर के एक्सरसाइजेस देती है। ये होना बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर।
तब वो सही दिशा में डेवलप हो पाएंगे, पर्सनैलिटी उनकी डेवलप हो पाएगी। और यही उम्र होती है 10 साल तक की, जिसमें बच्चों को जो जो उनके दिमाग में घुस गया वो पूरी लाइफ रहता है। करेक्ट। अच्छा यशपाल जी, आपके जो एक्टिंग का जो तरीका है उसमें आप अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस को कितना यूज करते हैं? कहा जाता है कि एक एक्टर अपने जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस का निचोड़ निकालता है जब भी वो कोई नया किरदार निभाता है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैंने अभी बताया कि 10 साल तक की उम्र में जो बच्चा करता है ना, वह वही सब कुछ नया होता है, वही सब कुछ असली होता है जो पूरी जिंदगी रहता है। बाकी उसके बाद तो दूसरों का सुना हुआ, पढ़ा हुआ, किया हुआ, देखा हुआ वो सारी बातें आपके अंदर आती रहती है, आपकी पर्सनैलिटी बनती रहती है। 20 साल तक आपका कद भी बढ़ता रहता है। तो लेकिन लेकिन आपका अनुभव ही तो है जहां भी काम करेगा। वो झूठ बोलता है कि मैंने कॉपी नहीं किया या मैंने सोच नहीं नहीं, मैं जो कॉपी के बोल रहा हूँ कॉपी मत करो, वो स्टाइल की, जैसे सुनील पाल करता है, कभी अमिताभ की या कभी नाना पाटेकर की, कभी उसकी, मैं उससे बचो कह रहा हूँ, वो उससे बचो। वो मत, उस तरीके की एक्टिंग मत करो कि मैंने देखो अक्षय कुमार स्टाइल में करिए रोल, ऐसा मत करो। लेकिन आपका अनुभव ही होता है जो आपके काम में हमेशा याद आता है। आप कितना भी पात्र खाली कर लो, लेकिन फिर भी 25% आपका भरा ही रहेगा, क्योंकि वो खाली नहीं होगा। और चवन्नी हमेशा रखनी भी चाहिए जेब में, ताकि अपना भी कुछ रहे। करेक्ट, करेक्ट। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ओरिजिनलिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, खास करके एक ऐसे क्रिएटिव फील्ड में जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो चलते चलते यशपाल जी, अब कुछ सवालात जो हाल की घटनाएं हुई हैं, काफी सारे हमारे बड़े उम्दा कलाकार इस दुनिया से चले गए, जैसे इरफान खान साहब, ऋषि कपूर जी, सुशांत सिंह राजपूत। इनके साथ आपका कभी कुछ इंटरेक्शन हुआ? कोई अच्छी याद, कोई दिलचस्प कोई किस्सा हो तो जरूर शेयर करें। नहीं, दरअसल पहली बात तो हमें 3 ही नाम याद हैं, ऋषि कपूर, इरफान खान और सुशांत सिंह राजपूत। तकरीबन 15 डेथ हुई हैं, लेकिन जी, हमको जी। सबके नाम याद नहीं है। ये भी बहुत बड़ी त्रासदी है, क्योंकि बेनाम मर गए कुछ लोग। बात यह है कि इरफान खान के साथ तो मेरे काफी क्रिकेट भी खेला है। वो हम लोग वनराई कॉलोनी में जब रहते थे, पीछे न्यूजीलैंड हॉस्टल में हम क्रिकेट खेलने जाते थे, तो वहां इकट्ठा होते थे सब लोग, काफी लोग। चाहे वो विजय राज थे, चाहे वो राजपाल यादव थे, चाहे वो और कुमुद मिश्रा थे, हम सब लोग वहां इकट्ठे होते थे, क्रिकेट खेलते थे। आदित्य श्रीवास्तव हों। तो हमने एक फिल्म भी की थी, कोयम्बटूर से इधर ऊटी ऊटी में शूटिंग था। तकरीबन 1 महीना हम वहां रहे थे, इरफान खान और मैं और मनीषा कोइराला। तुलसी फिल्म का नाम है, और साउथ इंडियन डायरेक्टर है। तुलसी नाम से यूट्यूब में भी आपको फिल्म मिल जाएगी। वो कोई बहुत ग्रेट फिल्म नहीं है, बट इरफान खान के साथ मेरा एक फिल्म है। आप देख लीजिए, अच्छा लगेगा। और ऋषि कपूर जी के साथ मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन आई एम द वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन। एक पार्टी में आमिर खान के भतीजे की शादी थी, इमरान की। तो वो मिले थे मुझे, और उन्होंने मुझे रोक करके बाथरूम के बाहर मिले थे। अरे, यू आर ब्रिलियंट एक्टर यार, लेट अस वर्क टुगेदर सम, मतलब समडे। यस यार भाई, क्या बात है। मैंने भी कही लगाया, यू आर ब्रिलियंट एक्टर। ऐसा रहा। एंड सुशांत सिंह राजपूत से भी ऐसे ही पार्टी में मुलाकात हुई थी। और उसने भी मुझे यही बोला था कि यार तुम, आई एम बिग फैन ऑफ यू। तो मैंने कहा था कि आई एम बिगर फैन ऑफ यू, क्योंकि बहुत कम स्टार, कम लड़के ऐसे आए हैं जो रियल रहते हैं, और और ओवर नहीं करते हैं, आउट ऑफ द वे जा करके नहीं बोलते हैं, वो रियलिटी में जीते हैं। एंड यू आर वन ऑफ देम। एंड ये मैं झूठ भी नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई भी है, क्योंकि उसकी एक्टिंग में बहुत कन्विंसिंग पावर होती थी। तो यही तीनों के साथ यही मेरे इतना इतना ही मिलन हुआ है, ज्यादा नहीं। जी। अब तो एक मतलब एक ऐसा सवाल करने जा रहा हूँ जिसका कि आप ना चाहें तो जवाब ना भी दे सकते हैं, कि ऑफ कोर्स सुशांत जी की, सुशांत राजपूत की
जो डेथ हुई वो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में हुई, काफी सारी बातें भी हो रही हैं, हो चुकी हैं। तो इसके बारे में अगर आपके कुछ ख्यालात हैं तो आप बयान करें। नहीं, मैं ख्यालात तो बहुत है, मैं बोलता भी हूँ, बोला हूँ, लेकिन अभी क्या है कि 1.5 घंटा होने वाला है और मैं हाँ, हाँ। छेड़ना नहीं चाहता। वो बहुत अगर वहां में शुरू हो गया तो फिर मैं चुप नहीं होऊंगा, बहुत ऐसा होगा, क्योंकि जिनका हम जैसे लोगों का जिनका कोई वली वारिस नहीं होता, जो पैसे वाले इतने नहीं होते हैं, हमको बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है कई बार। और कई बार तो हमें साफ मालूम होता है, लोग खुलेआम बोलते हैं कि ऐसा है भाई, तो लेकिन कई लोग बोलते हैं कि तो क्या बुराई है भाई, मेरा लड़का है, मैं पैसे खर्च कर रहा हूं, मैं बनाऊंगा उसको हीरो, बोलते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई कहाँ है, आप बनने दो पर किसी को रोको मत, टैलेंट को, सही टैलेंट को, सही उनको बात। बढ़ने दो आगे, नहीं तो वो आगे बढ़ के तुम्हारी पूरी इस महल को खाक कर देंगे। जिस 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 ताश के पत्तों के महल में आप चल रहे हो ना, तो उसको मुश्किल होगा फिर आपको। तो यही है, हमको बचना चाहिए ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से, और हमको अपने मिशन में रुकना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे अगर आपके अंदर पावर है, आपके अंदर पेशेंस है, और मुझे सुशांत सिंह राजपूत का ये जो कदम है, ये कदम अल्टीमेटली इट वाज नॉट ए गुड स्टेप। एंड किसी को भी कुछ भी हो जाए, कोई भी हो जाए, कोई माई का लाल मेरे जीवन मृत्यु को डिसाइड नहीं कर सकता, मैं उसको इसी दुनिया में रह के जवाब दूंगा। कि कोई कोई किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि मेरे को मेरी जीवन और मृत्यु डिसाइड करे और मैं उससे प्रभावित हो जाऊं। नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे डिप्रेशन ये वो फ्लक्चुएट होता रहता है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा कभी। अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो यहीं रह के कर सकता हूं, मैं भागूंगा नहीं, इस जीवन से नहीं भागूंगा। मुंबई या हरियाणा? हरियाणा। टीवी या फिल्म्स? फिल्म्स। एक्टिंग या डायरेक्शन? बोथ। फेवरेट कैरेक्टर? 2 बीघा जमीन। कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि आपको लगता हो कि यार ये मुझे करना चाहिए था? 2 बीघा जमीन। अच्छा। फेवरेट फिल्म? मैनी, बट चार्ली चैपलिन्स ऑल फिल्म्स। वंडरफुल। एंड तो चिल्ड्रन बहुत एंड बहुत चिल्ड्रन ऑफ हेवन बाय माजिद चिल्ड्रन जी, मजीदी, ईरानी फिल्म। माजिद मजीदी, पर्शियन फिल्म। जी 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 जी। और कोई इंस्पिरेशनल फिगर रही है आपके जिंदगी में जिसको कि आपको लगता हो कि यू वर इंस्पायर्ड बाय देम एंड व्हिच लेड यू टू दिस फील्ड? या देयर आर सो मैनी। तमस सीरियल है और इनके करेक्टर्स हैं, जैसे नसीरुद्दीन शाह हैं, ओमपुरी हैं, वीरेंद्र सक्सेना है, ये जो करेक्टर्स थे तमस के अंदर, ये जब मैं छोटा था तब देखता था स्कूल टाइम में, तो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग मुझे लगते थे। और नाना पाटेकर बहुत कमाल एक्टर लगता था, मतलब वो उनको देख करके ही मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली कि मुझे बड़ा वो हाई का होता था, मैं उससे एक्साइट होता था कि यार ये होती है एक्टिंग। वो जो एक पेड़ के पीछे डांस करने 50 डांसर नाच रहे हैं, वो मुझे पता नहीं, सपनों में सजना सजना पे दिल आ गया, तोहफा 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 लाया लाया लाया, ये मुझे कभी पसंद नहीं आए और मुझे बल्कि अजीब सा लगता था, और वो फिल्म में है भी नहीं कहीं आज। वाह वाह, बस। वेरी गुड। गजब, क्या बात। ये सुनील भामरी जी कह रहे हैं कि क्या बात है। सुनील भामरी थैंक जी यू। से आप। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी, आपने हमें बहुत सारा अपना कीमती वक्त दिया और बहुत जी। सारी अच्छी बातें बताई जिससे कि हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो एम्बिशियस, जो एस्पिरेंट्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में जाने के, उनका मुझे उम्मीद है कि उन्होंने इस डिस्कशन से काफी कुछ सीखा होगा यशपाल जी से। ही इज अ वेटरन आर्टिस्ट एंड एक्टर फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी। आप जाते जाते कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, अदरवाइज अलविदा। खुश रहो, आबाद रहो, हिसार रहो या जलालाबाद रहो, बस।
पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा। किसी पे अभी दोषारोपण मत करो, टाइम खराब मत करो। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। जो गिलास भरा है उसी को देखो, पॉजिटिव देखो, सकारात्मक सोच रखो, क्रिएटिव करो, अपने आप को बिजी रखो कई चीजों में, नहीं तो एक अनजाना सा डिप्रेशन आपको हावी करता रहेगा। उसको दूर रखो, अपने दोस्तों से, परिवार से मिलो, बात करो अच्छे से। दैट्स ऑल। एंड खुश रहो यार। खुश कैसे रह सकते हैं, कब रह सकते हैं पता है? खुश कैसे रह सकते हैं? बताइए। खुश रहने से ही खुश रह सकते हैं भाई। और अभी रह सकते हैं, अभी जैसे ये हंस रहा है, अभी, कल का नहीं, पीछे पास्ट का भी नहीं, फ्यूचर का भी नहीं, अभी चलो हंसते हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पे आने का यशपाल जी। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे यशपाल शर्मा जी। उन्होंने हमारे साथ काफी दिलचस्प और काफी इम्पोर्टेंट बातें की, खास करके एक्टिंग से रिलेटेड, जो कि मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है, उन लोगों के लिए बहुत ही काम की है, जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो कि बम्बई का रुख करना चाहते हैं, जो कि जिनके सपने हैं कि वो फिल्म इंडस्ट्री में, वो टीवी में अपना जलवा दिखाएं, अपने क्रिएटिवनेस को सामने लेके आए। और यशपाल जी ने हम लोगों के साथ काफी सारी बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें की कि किस तरह से थिएटर कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी एक्टर के लाइफ में। थिएटर से हम कितना कुछ सीख सकते हैं, थिएटर हमारे पर्सनालिटी को बनाने में कितना इम्पोर्टेंट है, और उसकी क्या चीजें हैं, जैसे कि यशपाल जी ने बताया कि थिएटर हमें काफी कुछ सिखाता है, जैसे कि डिसिप्लिन, जैसे कि बहुत सारी चीजें। तो आप सब लोगों ने यशपाल जी को सुना। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को लेने की कोशिश की जो उनके थे, जो मैं नहीं ले सका उनके लिए माफी मांगना चाहूंगा। फिर भी अगर आपका कोई खास सवाल है जो कि आपको लगता है कि वो यशपाल जी तक पहुंचना चाहिए, तो आप वो लिख करके हमें भेजें। हम जरूर कोशिश करेंगे कि उन्हें यशपाल जी तक पहुंचाया जाए और उसका जवाब लिया जाए, क्योंकि वो एक नहायत ही ऑनेस्ट, नहायत ही सीधी बात करने वाले इंसान हैं, जो कि आपका जो भी सवाल होगा उसका वो सीधा सीधा जवाब और एक अच्छा और एक सुलझा हुआ जवाब आपको देंगे। जैसा कि हमने इस प्रोग्राम में देखा, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप हम लोगों को बताएं। और यही वक्त है कि मैं उन सब लोगों का नाम लेना चाहूंगा कि जो कि हमारे साथ इस शो में जुड़े, लेकिन मैं जिनका नाम नहीं ले सका, बहुत बहुत माजरत खा हूँ। आई अपोलोजाइज कि आप सब लोगों का नाम न ले सका, या शायद कुछ लोगों का कमेंट्स भी न ले सका, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं कुछ लोगों का नाम तो जरूर लेना चाहूंगा जिन्होंने बार बार कमेंट्स किए और बहुत अच्छे कमेंट्स किए और हमारे साथ जुड़े रहे। उसमें एक सुनील बामरी जी हैं, वो कहते हैं कि यू आर वेरी पोलाइट एंड आस्क्ड गुड क्वेश्चंस, प्लीज प्रमोट टैलेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील बामरी जी, हमारे साथ रुकने का, हमारे साथ इस शो में शामिल होने का, हमारे साथ बने रहने का। उसके बाद